अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़िशान रज़ा, आपका फ़िज़िक्स का लेक्चरार। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उस टॉपिक का नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। हमें सबसे पहले ज़रूरत यह है कि क्वांटिटीज़ को देखा जाए कि क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। मैं बताता चलूं कि जो फ़िज़िक्स है उसके जो बेस है वो यही क्वांटिटीज़ होती हैं। मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ साइंस या फिज़िक्स कह लें, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिज़िक्स आर क्वांटिटीज़। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। क्वांटिटी हमारे पास मिकदार को कहते हैं, और क्वांटिटी से मुराद जब भी हम क्वांटिटी का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले लंबाई, मैस, ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हकीकतन ये है कि जो क्वांटिटी होती है वो कुछ ऐसी भी होती हैं जिसको हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, उनको कैलकुलेट करते हैं, उनसे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको हम देखते नहीं हैं। आइए हम इस टॉपिक के, इस लेक्चर के अंदर, इस टॉपिक में हम ये सब कुछ कवर करेंगे कि क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, फिर हम देखेंगे कि इनके यूनिट्स कौन से हैं। तो साथ बनिए रहिएगा। तो हमारे पास है क्वांटिटी की यहाँ पर दो मेजर ब्रांचेज हैं, सॉरी ब्रांचेज नहीं कह सकते आप, क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी, जो कि आज हमारा टॉपिक भी है। फिज़िकल क्वांटिटी, आखिर ये क्या होती हैं फिज़िकल क्वांटिटी? क्वांटिटी तो समझ में आ गया कि एक मिकदार होती है, और फिज़िकल से मुराद ऐसी मिकदारें दुनिया के अंदर है जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है और हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप इसकी डिफ़ाइन करेंगे, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ are called physical quantity, physical quantities। ऐसी मिकदारें जिनको हम जिनकी पैमाइश कर सकते हैं, वो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ के हिस्से में आती हैं। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसी कौन कौन सी मिकदारें हैं जिनकी आप पैमाइश करते हैं, या अब तक करते देखा है, या रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप उन्हें फेस करते हैं। उतनी देर चंद एक मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले हमारे पास है एग्जाम्पल के तौर पे लेंथ। ये अमूमन हम में से बहुत सौ के वास्ते पड़े होंगे लेंथ के साथ। जब भी किसी दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस देखना हो, उनके दरमियान फासला बताना हो, या कितनी दूरी है ये चीज़ें कैलकुलेट करनी हो, या कितना हाइट है, कितनी डेप्थ है उस चीज़ की, या कितनी विड्थ है, ये सब कुछ क्या है हमारे पास लेंथ में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेकंड एग्जांपल ले लें आप, टाइम। हम अक्सर ज़िंदगी के अंदर जो टाइम है उसको कैलकुलेट करते हैं, और इनफैक्ट दुनिया के अंदर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा वक्त के ताबे ही रहता है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। तो वक्त को मेजर करना बहुत ज़रूरी है, और जो कि हम करते हैं। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स में तो आसपास स्पेशली होगा जिसमें हम स्टॉप वॉच इस्तेमाल कर लेते हैं। आम हमारे घरों के अंदर, हमारे मोबाइल्स के अंदर क्लॉक दिया जाता है, वो क्लॉक हमारे वक्त का तयन करता है। उसके बाद आप एक दो एग्जांपल्स और ले लें। स्पीड ले लें। स्पीड क्या है? अब जब कोई भी गाड़ी सफ़र करती है, या आप ट्रैवल करते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी, या एक जगह से दूसरी जगह, तो आपने जितनी लेंथ चेंज की है, जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और कितने टाइम में किया है, इनकी रेशो हमारे पास स्पीड होती है। इसी तरह जो हम और कॉमनली ले लेते हैं वो है टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस, हम इसको टेम्परेचर बोलते हैं, ये भी मेजरेबल क्वांटिटी है। तो मतलब ऐसी सारी की सारी मिकदारें जो हम पैमाइश कर सकते हैं जिनकी, वो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। लेकिन इसी पहलू, इसका दूसरा जो पहलू है वो हमारे पास थोड़ा सा चौंका देने वाला है। उसको हम बोलते हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़।
नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा और किसी को नहीं भी पता होगा, लेकिन हम पूछ लेते हैं कि इनकी डिफ़ाइन मैं बता देता हूँ। नॉन measurable quantities are called non-physical। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसी कौन कौन सी मिकदारें हैं जो आपके जहन में हो कि वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तब तक कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा, हम लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। एंड पे मैं बताऊंगा नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। तो फिज़िक्स के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ डील करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को जिनकी पैमाइश मुमकिन है। हम सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ही डील करेंगे। देखिए हमारे पास पहला MCQ है इससे रिलेटेड। विच वन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिज़िक्स? एनर्जी, सेकेंड ऑप्शन मैटर, या थर्ड ऑप्शन क्वांटिटीज़, या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो आप क्या करेंगे? एनर्जी तो फिज़िकल क्वांटिटी है, बिल्कुल है, और वो फिज़िक्स के अंदर डील भी की जाती है। इनफैक्ट उसकी डिफ़ाइन के अंदर ही हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। मैटर को भी हमने डीपली स्टडी किया लास्ट लेक्चर में। तो दोनों की दोनों ही फिज़िक्स की बेस हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी एक की वजह से फ़िज़िक्स जो है, हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों में से कोई एक जो है वो फिज़िक्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। हैं तो दोनों क्वांटिटीज़, दोनों की नेचर चेंज है। तो हम तीसरी ऑप्शन पे टिक करेंगे, क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ के ऊपर हमने इसलिए टिक किया कि क्वांटिटीज़ के अंदर बहुत सारी मिकदारें आ जाती हैं, जिनमें मैटर भी आ जाएगी, एनर्जी भी आ जाएगी, इनसे अलावा और भी बहुत सारी आ जाएंगी। तो हमें बेस्ट चूज़ करना होता है दी गई ऑप्शन में। तो आइए इसी तरह दूसरा MCQ है हमारे पास। विच वन इज़ द फिज़िकल क्वांटिटी? विच वन इज़ द फिज़िकल क्वांटिटी? इनमें से जो दिए गए ऑप्शन, इनमें से बताना है आपने कि एक फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी है। तो देखें, पहला ऑप्शन है आपके पास लेंथ, दूसरा है टाइम, और तीसरा है आपके पास स्पीड। चौथा ऑप्शन आपके पास ऑल ऑफ दीज। तो इनफैक्ट मैं श्योर हूँ आप इसके काबिल हैं कि इस ऑप्शन को सॉल्व कर सके। तो आप टिक करेंगे ऑल ऑफ दीज। तीनों की तीनों हमारे पास क्या है? फिज़िकल क्वांटिटीज़। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके जी। अगर किसी भी पॉइंट पर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह उसका आंसर दूंगा आपको। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मज़ीद आगे दो टाइप्स हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो मज़ीद पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया था। फर्स्ट वन है हमारे पास बेस क्वांटिटीज़, सेकंड वन है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ जो है ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो दूसरी क्वांटिटीज़ की बुनियाद बनती हैं। यहाँ आप यूँ समझ लें सिंपल वर्डिंग के अंदर, ऐसी मिकदारें या ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी और क्वांटिटी से मिलकर ना बनी हों, अपना वजूद, अपना इंट्रोडक्शन वो खुद करवाने के काबिल हों, हम इनको बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। आप सिंपल वर्डिंग में यही समझ लीजिएगा कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी भी और क्वांटिटी से मिलकर ना बनी हो, इंडिपेंडेंट हो, हम उसको फिजिकल बेस क्वांटिटीज़ बोलते हैं। कैसे? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल में देखेंगे हम, हमारे पास है मैस। अब मैस का सिंबल है हमारे पास M। ये मैस किसी और क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी, ये अपना एक वजूद रखती है, अपनी एक पहचान रखती है। इसी तरह देखें आप लेंथ भी हमारे पास
अपनी एक पहचान रख रही है, इसको डिफ़ाइन करने वाला या किसी और क्वांटिटी से मिलके नहीं बनी। तीसरी आप देख लें टाइम, तो ये टाइम भी क्या है, किसी और से मिलके नहीं बना, ये अपने आप को डिफ़ाइन करने की एबिलिटी रखता है। सिमिलरली हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, आई से इंडिकेट किया जाता है, ये भी किसी और क्वांटिटी से मिलके नहीं बना, तो अपनी पहचान आप रख रहे हैं। इसी तरह और भी इससे रिलेटेड बेस क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन हम जब यूनिट्स वाले पोर्शन में जाएंगे इसी लेक्चर के आखिर तक, तो हम वहाँ पर सारी क्वांटिटीज़ को डीपली स्टडी करेंगे। उसके बाद है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज से मिलके बनी हों, जिनके वजूद के लिए दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़े, हम उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं, मतलब बेस से अखज़ की गई क्वांटिटीज़। आइए एक एग्जांपल लेते हैं इसकी, वो कौन सी हैं जी, हमारे पास स्पीड ले लें। स्पीड जो होती है वो होती है जी डिस्टेंस बाय टाइम। देखिए इसको डिफाइन करने के लिए हमें दो क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ी है, डिस्टेंस की और टाइम की, और ये दोनों बेस क्वांटिटी है। मतलब स्पीड को वेल डिफाइन होने के लिए दो बेस क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ी है। सिमिलरली आप एक्सेलरेशन देख लें, एक्सेलरेशन के लिए हमें यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए और डिनोमिनेटर में हमारे पास टाइम चाहिए। अब यहाँ पर भी क्या है, दो क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी बेस नहीं है, वेलोसिटी खुद एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है। जिस तरह स्पीड एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, टाइम बेस है, वेलोसिटी ड्राइव है। तो हमारे पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, जो डिवीजन के बाद, वो हमारे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, जो कि एक ड्राइव्ड क्वांटिटी। स्टूडेंट, मुझे याद है कि हमने अभी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन नहीं किया, तो जिन्होंने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़े हैं मैं इंशाल्लाह उसे रीड करूँगा। तो मैं भी बताता हूँ, उनमें से कुछ बच्चों के आंसर ठीक भी होंगे, किसी के रॉन्ग होंगे, तो ऐसा मसले वाली कोई बात नहीं। जिसके ठीक होंगे उनके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और जिनका आंसर गलत होगा या आइडिया गलत होगा तो क्या है, उन्हें उनकी करेक्शन हो जाएगी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़। तो इनमें ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ आती हैं? क्या आप लोगों ने हवा सोची है जहन में? ऐसा नहीं है। एयर जो होती है वो मेजरेबल है, हम गाड़ियों के टायर्स में भरते हैं तो पाउंड में उनका कैलकुलेशन की जाती है, गुब्बारों में भरते हैं तो वो तो मेजरेबल है। इसके अलावा क्या सोचा है आपने? गैस जितनी भी हैं, अगर आप गैस के बारे में सोच रहे हैं तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि गैस जितनी भी है, जहाँ ज़ाहिर सी बात है, जो एयर है वो एयर एक गैस है, तो गैस मेजरेबल होती हैं। तो फिर ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी जो नॉन मेजरेबल होंगी? मैं बताता हूँ। पहली देखिएगा, हैप्पीनेस, सेकंड वन एंगर, थर्ड वन सोरो। मतलब हम सिंपल सी वर्डिंग में अगर देखें तो इमोशंस, इंसान के जितने भी इमोशंस होते हैं वो सारे के सारे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में आते हैं। मतलब इंसान खुश है तो कभी नहीं उसने कहा कि मैं 5 किलो खुश हूँ, या मैं 5 किलोमीटर खुश हूँ, या मैं 5 पाउंड खुश हूँ। नहीं, खुशी को मेजर नहीं किया जा सकता। इसी तरह गम को मेजर नहीं किया जा सकता, इंसान के पेन को मेजर नहीं किया जा सकता, इंसान की जहानत को मेजर नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता हम इन क्वांटिटीज़ को फील ज़रूर कर सकते हैं। तो जो चीज़ें वजूद नहीं रखती, जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, फिज़िक्स उन्हें डील नहीं करती। मतलब हम इमोशंस को फिज़िक्स के अंदर डील नहीं कर सकते, इसीलिए हम नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को फिज़िक्स में एडजस्ट नहीं कर सकते, और ना ही अब तक किया है। इससे हमारे पास फिज़िक्स की एक और डिफ़ाइन भी आई है, आप वो भी देखिएगा ज़रा। फिज़िक्स
is the branch of science which deals with the physical quantities। ये डिफाइन आप कर तो सकते हैं फिज़िक्स की, लेकिन मैं बताता चलूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िक्स के लिए ही वैलिड नहीं है, केमिस्ट्री के लिए भी वैलिड है, बायोलॉजी के लिए भी वैलिड है। वहाँ पर भी तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डील किया जाता है, नॉन फिज़िकल को तो वहाँ डील नहीं कर सकते। आई समझ के नहीं? तो हमारे पास नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, उनके अंदर हमारे पास इमोशंस आते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं लेकिन बाकायदा तौर पर मेजर नहीं कर सकते। तो आइए हम नेक्स्ट चलते हैं इसी से आगे। तो अब हमारा टॉपिक है यूनिट। यूनिट क्या चीज़ होती है? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूनिट एक ऐसी क्वांटिटी का नाम है या ऐसे फिगर का नाम है जो लिखी गई वैल्यू की वैल्यू बढ़ा देता है। मतलब अगर कोई ख़ास किस्म का यूनिट ना हो किसी भी क्वांटिटीज़ के साथ तो वो क्वांटिटी बेमायने होती है, उसकी डेफिनेशन मुकम्मल नहीं हो सकती। कैसे, आइए समझते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1000, क्या आप राय कायम कर सकते हैं इस 1000 लिखेगी अकॉर्डिंग? इट्स जस्ट अ नंबर, अब तक सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है। हाँ, अगर मैं इसके साथ लगा दूं स्मॉल m, तो अब इसकी डेफिनेशन मुकम्मल हुई है कि ये हम लंबाई यानी कि लेंथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से m हटा के kg लगा दूं तो इससे मुराद है कि हम अब किसी क्वांटिटी, किसी बॉडी के मैस के मुतालिक बात कर रहे हैं। अगर किलोग्राम भी हटा कर मैं यहाँ पर लगा दूँ सेकंड, तो अब हम टाइम किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। मतलब ये यूनिट किसी भी क्वांटिटी को वेल डिफाइन करती है, उसको उसकी पहचान दे देती है। बगैर यूनिट के वो नंबर्स, वो डिजिट्स किसी काम के नहीं हैं। There are following system of units. First one is CGS system, and second one is MK system, and the third one is FPS system. In CGS system, C stand for centimeter, G stand for gram, and S stand for second. And FPS system, F stand for foot, P stand for pound, S stand for second. And in MK system, M stand for meter, K stand for kilogram, and S stand for seconds. जिस तरह एक सूबे के इंसानों को दूसरे सूबे के इंसानों के साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ती है तो वो एक कॉमन लैंग्वेज ढूंढते हैं। मतलब पंजाब के रिहायशी लोग जो होते हैं उनकी मादरी ज़बान पंजाबी होती है। इसी तरह सिंध के रहने वाले लोगों की जो मादरी ज़बान है वो सिंधी होती है। तो पंजाबी सिंधी को नहीं समझता और सिंधी जो होता है वो पंजाबी लैंग्वेज को नहीं समझता। तो उन्हें आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कोई एक कॉमन पॉइंट, कॉमन वे चाहिए था जिसको हमने उर्दू का नाम दिया। इसी वजह से वो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, कौमी ज़ुबान है। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कौम रहती है उन सब के लिए कॉमन लैंग्वेज क्या है? उर्दू है। अच्छा, इसी तरह फिर जब पाकिस्तान के लोग काम करने के लिए या गौर व फिक्र करने के लिए, सर्च करने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ कोनों तक फैले, तो कुछ अरब चले गए, तो कुछ शाम में शिफ्ट हो गए, तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में चले गए। तो अब वहाँ पर वो उर्दू बोल के अपनी बात ना तो समझा सकते थे और ना ही किसी को कोई बात कह सकते थे। तो अब इसके लिए सलूशन क्या था कि कोई एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जो पूरी दुनिया के लिए एक कॉमन वे हो। तो वो थी हमारे पास इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश।
पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं पर भी जाके अगर इंग्लिश बोलेंगे तो वो आपकी बात समझेंगे, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता कबायली इलाकों से वहाँ पर कम्युनिकेशन इंग्लिश में नहीं हो सकती, उनकी न जाने वो इंग्लिश से वाकिफ़ भी होंगे कि नहीं। इसी तरह जब हम फ़िज़िक्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जिस तरह लेंथ है तो हम लेंथ को उर्दू में लंबाई ले लेते हैं, किताब है तो हम उसको किताब ही बोलते हैं उर्दू में। इसी तरह जब टाइम होता है तो उर्दू में हम उसको वक्त लेते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ऐसे नहीं थे, वो अपनी लैंग्वेज में कुछ और क्वांटिटीज़ के नाम ले रहे थे तो पाकिस्तानी किसी और क्वांटिटीज़ में। इसी तरह अरबी कंट्री के जो थे साइंटिस्ट या लोग वो मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ को मुख्तलिफ़ नाम दे के पुकारते थे। तो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को मुतफिक करने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए या इल्म को आगे बढ़ाने के लिए, सर्च को आगे बढ़ाने के लिए एक कॉमन वे चाहिए था। उस कॉमन वे की बुनियाद पर हमने तमाम क्वांटिटीज़ के नाम रखने थे और उनके यूनिट फिक्स करने थे, जिनको बोला जाता है SI यूनिट्स। आइए देखते हैं कि ये SI यूनिट क्या है और इसकी बेस क्या है। SI यूनिट, इसको फुल फॉर्म में अगर लिया जाए तो ये हो जाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स भी बोल सकते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल बोलिए, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। अब इंटरनेशनल बैन अवी सतह के ऊपर हमने क्वांटिटीज़ के यूनिट फिक्स कर दिए थे। देखते हैं ये कैसे हुआ। ये गालबन जो यूँ समझ लें कि कॉन्फ्रेंस हो रही थी। कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर जी? वेट्स एंड मेयर, इसके ऊपर तकरीबन 11 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। तो 11वीं कॉन्फ्रेंस में यानी कि 11th कॉन्फ्रेंस में जाके इस नतीजे पे पहुंचे थे कि क्वांटिटीज़ के यूनिट उन्होंने फिक्स कर लिए थे। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? ये गालबन 1889 से स्टार्ट होकर 1991 तक चली थी। कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस, इसका कोई एक ख़ास पॉइंट पर नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स, इस नतीजे पे पहुंचे कि हमने इन क्वांटिटीज़ के यूनिट फिक्स कर देने। इसी ऐसा यूनिट से रिलेटेड जब उन्होंने मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के यूनिट फिक्स कर दिए थे तो कितने स्केल में किए थे हम वो भी देखेंगे। इनकी 3 टाइप्स थी। सबसे पहले थे बेस यूनिट्स एंड सेकंड वन थे ड्राइव्ड यूनिट्स, और तीसरा भी एक था कि जो इन दोनों में फिट नहीं बैठ रहे थे, उसको बोलते थे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने क्वांटिटीज तो 2 ही पढ़ी थी, बेस और ड्राइव्ड, तो उनके यूनिट्स तो हो गए, लेकिन अब तीसरा ये आइटम कहाँ से आ गया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो आइए ये भी हम डिस्कस करेंगे और ये कन्फ्यूजन भी आपकी दूर करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे बेस यूनिट को। तो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि बेस क्वांटिटीज़ को भी डीपली स्टडी करना है, तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं जी बेस क्वांटिटीज़ और आगे उनके लिख लेते हैं बेस यूनिट्स। तो पहली हमारे पास जो है बेस क्वांटिटी वो हम ले लेते हैं टाइम। टाइम का यूनिट जो होगा वो सेकंड होगा। इसी तरह जो हमारे पास लेंथ, उसका यूनिट क्या होगा, मीटर में लेते हैं। थर्ड वन इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट हम एम्पेयर में लेते हैं। सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका यूनिट हम
कैंडेला में लेते हैं। और फिफ्थ वन हमारे पास आएगी टेम्परेचर। वो बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर हो सकता है। तो टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट लेते हैं हम वो केल्विन लेते हैं। ये याद रखिए कि सारी बेस क्वांटिटी चलती आ रही हैं। टाइम हो गया, लेंथ होगी, करंट होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, टेम्परेचर हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट लेते हैं हम वो मोल में लेते हैं। ये है हमारे पास चंद एक बेस क्वांटिटीज़। याद रखिएगा कि 7 है, 7 है, और बेस यूनिट भी हमारे पास क्या है, 7 है। आपकी आसानी के लिए मैं साथ में इनके सिंबल्स भी लिख देता हूँ। सेकंड को हम एस से इंडिकेट करते हैं, मीटर को हम स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं, एम्पेयर को हम कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं, कैंडेला को हम सी डी से इंडिकेट करते हैं, और केल्विन को कैपिटल के से इंडिकेट किया जाता है, और नंबर ऑफ मोल्स को किया जाता है स्मॉल एन से। हम इसकी जगह पे किलोग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन वो किलोग्राम फिर इसका मेगा यूनिट हो जाता है। और याद रखिएगा ये जो इंडिकेशंस हैं ये भी सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग ही होती हैं। आप कभी भी मीटर की जगह पर कैपिटल एम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल एम किसी और क्वांटिटी के लिए रिप्रेजेंटेशन होती है और वो मेगा होती है, प्रीफिक्सेस के तौर पे लिया जाता है कैपिटल एम। तो या ये इस बात का ख्याल रखना है कि जिस क्वांटिटीज़ को जिस फिगर में शो किया गया है वही रहे। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। बेस क्वांटिटीज़ होगी हमारे पास। उसके बाद आ जाती है हमारे पास डराइव्ड क्वांटिटीज़। डराइव्ड क्वांटिटीज़ स्टूडेंट्स इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो कंसेप्ट दिए जा रहे हैं उनको साथ साथ आप नोट कर लें। चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके वहाँ पर नोट लाजमी कीजिएगा। तो डराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, सॉरी डराइव्ड क्वांटिटीज़ तो हमारी होगी थी, और साथ हम करेंगे डराइव्ड यूनिट्स। क्वांटिटीज़ के नाम भी लिखेंगे, इसी तरह एक टेबल बनाएंगे बाकायदा तौर पर। तो डराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, ऐसे यूनिट्स जो डराइव्ड हों, मतलब दो या दो से ज़्यादा यूनिट्स मिलके किसी एक क्वांटिटी का यूनिट बने, हम उसको क्या बोलते हैं, डराइव्ड यूनिट बोलते हैं। तो एक साइड में मैं लिख लेता हूँ डराइव्ड क्वांटिटीज़, और दूसरी तरफ मैं लिख लेता हूँ डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, उन्हीं क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हम लिख लेंगे। तो देखते हैं क्या नतीजा निकलता है जी। पहली हमारे पास स्पीड। स्पीड का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। सेकंड वन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास आ जाए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब होता है। 3 मीटर आपस में मिलते हैं, प्रोडक्ट होता है तो मीटर क्यूब आता है। मतलब वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट। तो 3 बेस क्वांटिटीज मिलके एक वॉल्यूम बना रही होती है। इसी तरह एरिया भी आ जाता है, उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ये इस बात का ख्याल कीजिएगा कि मैं उसकी इंडिकेशन में लिख रहा हूँ। वर्डिंग ऑडियो से ले सकते हैं और ये इंडिकेशन हो सकती है। उसी के बाद आप न्यूटन देखें। न्यूटन बेस क्वांटिटी नहीं है, ये एक यूनिट है। तो हम क्या करते हैं, इसकी क्वांटिटी को देखते हैं, वो होता है फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन, और इंडिकेशन कैपिटल एन से। तो क्या जहन में ये क्वेश्चन नहीं आया कि न्यूटन तो एक साइंटिस्ट का नाम है, और जहाँ पर भी नाम होते हैं उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है। हमने यहाँ पे स्मॉल लिखा है। देखिए तो न्यूटन का फर्स्ट लेटर जो है हमने स्मॉल लिखा है। तो ये भी आगे चल के डिस्कस करेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, और इंडिकेशन में हमने कैपिटल एन ले लिया। तो ये अब नेक्स्ट एक टॉपिक होगा, उसके ऊपर हम बाकायदा तौर पे एक वीडियो बनाएंगे। आपकी चैप्टर के आगे टॉपिक आ रहा है तो वहाँ पर हम डील करेंगे। ओके जी, फोर्स आ गई। उसके बाद एक्सेलरेशन भी डील कर लिया हमने, स्पीड, वेलोसिटी, डेंसिटी देख लें आप। डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम
मीटर पर मीटर क्यूब, मैस और वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो इसी तरह बहुत डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो डिराइव्ड हैं और उनके यूनिट्स, उनको एक टेबल में लाना मुश्किल है और टेबल बहुत लंबा हो जाता है। ओके जी, बेस क्वांटिटीज़ होगी, डिराइव्ड होगी। अब हम आते हैं अपने तीसरी क्वांटिटीज़ की तरफ, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये ना तो हमने पहले डील किया है और ना ही इसके बारे में आपको कुछ बताया गया है। तो आइए पहले ये देख लेते हैं अब कि हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं? अच्छा, इससे पहले हम क्यों ना सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में डील कर लें। कुछ क्वांटिटीज़ जो थी वो साइंटिस्ट ने तो बेस में एडजस्ट कर दी जो कि 7 हैं, और कुछ जो बची थी वो हमने डिराइव्ड में कर दी। अब इन क्लासिफिकेशन के बावजूद 2 ऐसी क्वांटिटीज़ थी जो ना तो बेस में एडजस्ट हो रही थी और ना डिराइव्ड में एडजस्ट हो रही थी। तो उनके लिए सेपरेट पैरामीटर बनाया गया, अलग से पहचान देगी उन्हें, उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आपकी हिसाब से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो बच्चा एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी करता है, अल्लाह ना करे बाय चांस अगर उसकी किसी एक सब्जेक्ट में कम पार्ट आ जाती है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो ना तो उस बैच में एडजस्ट हो सका जिसने एनुअल दे के पास होके अगली क्लास में हो गए, और ना ही वो अपने पिछले बैच में एडजस्ट हो सका। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से एग्ज़ाम प्लान करते हैं जिसको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स बोलते हैं। हाँ, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि इसकी सप्ली आ गई है, मतलब इसकी कंपार्ट आ गई है। तो इसी तरह कुछ यूनिट्स ऐसे हैं, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो ना तो बेस में एडजस्ट हो सकी और ना ही ड्राइव्ड में, तो उनकी अलग पहचान रख दी सप्लीमेंट्री यूनिट्स या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो याद रखिए, हम मैं पहले क्वांटिटीज़ लिख रहा हूँ। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? पहले है रेडियन और दूसरी है स्टीरेडियन। हम आपस में ही इनका कंपैरिजन कर देंगे। रेडियन क्या है और स्टीरेडियन क्या है, ये दोनों की दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। और ये मज़े की बात कि जो रेडियन और स्टीरेडियन है ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। हम क्वांटिटीज़ का अगर इनका नाम देखें तो ये एक्चुअली तौर पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है रेडियन की क्वांटिटी, और उसका यूनिट रेडियन होता है। तो हमने क्या किया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितने हैं? 2 हैं, पहला रेडियन और दूसरा स्टीरेडियन। तो रेडियन क्या चीज़ है जी? ये 2 डायमेंशनल एंगल होता है, और स्टीरेडियन क्या होता है? ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है। हम इसको प्लेन एंगल भी बोलते हैं, और स्टीरेडियन को हम क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल नहीं बोल सकते, हम इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। और ये होते क्या है? अब यूँ समझ लें कि अगर आपके पास एक सर्कल हो और उसकी एक आर्क लेंथ हो, रेडियस जिसका हो r, वो आर्क लेंथ अपने सरकमफेरेंस के ऊपर इतना डिस्टेंस कवर करे कि ये जो A पॉइंट से B पॉइंट तक डिस्टेंस कवर किया है ये इस आर्क लेंथ के बराबर हो। मतलब अगर इसका रेडियस r है तो इसका डिस्टेंस A से B भी r होना चाहिए। तो अगर हम O सेंटर को B पॉइंट से मिला दें तो सेंटर में हमारे पास एक एंगल आता है थीटा, जो कि होता है सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय रेडियस। सरकमफेरेंस होता है सर्कल के किनारे के ऊपर सफ़र करना, और ये है रेडियस। अगर रेडियस किसी का 1 सेंटीमीटर हो तो ये डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है तब हम कहते हैं कि हमारे पास जो एंगल आया है वो 1 रेडियन है, 1 रेडियन है। और इसका फॉर्मूला भी ये लिख दिया है, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। एस इज अ आर्क लेंथ एंड आर इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये था रेडियन। अब आते हैं स्टीरेडियन की तरफ। चूंकि ये 3 डायमेंशनल है तो पेपर वर्क पर तो 3 डायमेंशनल बनाना थोड़ा सा टफ है। हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास ये एक सेंटर में एक कोन नुमा है ऐसे, इसका रेडियस भी आर और ये आर भी, और रेडियस जो इसका कोन बन रही है ऊपर सर्कल
उसका जो एरिया हो वो आर स्क्वायर के बराबर हो। यूँ समझ लें कि जैसा कि हमारे पास एक कोन होती है आइसक्रीम वाली कोन, उसका आप देखें कि ऊपर से एक सर्कल बना होता है, उस सर्कल का एरिया उस कोन के रेडियस का स्क्वायर के बराबर हो तो सेंटर में बनने वाला जो एंगल होगा वो हमारे पास थीटा क्या बनेगा 1 स्टीरेडियन। और एस आर से इसको SRAD से इंडिकेट किया जाता है स्टीरेडियन को, तब हम कहते हैं कि ये 1 स्टीरेडियन है। यूँ समझ लें कि हमारे पास एक पेपर है, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स एक पेपर निकालें और उसकी एक कोन बनाएं। कोन बना के उनकी पिक्चर्स खींचकर आप कमेंट बॉक्स में सेंड करें। एक कोन बनाएं, उस कोन को ऊपर जो उसका सर्कल बन रहा है उसका एरिया इसके एक रेडियस के स्क्वायर के बराबर अगर हो, मतलब अगर उसका ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाली कितनी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए एरिया उसका सर्कल का, तब सेंटर में बनने वाला एंगल 1 स्टीरेडियन होगा। तो ये थे हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसके बाद हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन को देखते हैं हम डील किस तरह किया जा सकता है और ये चीज़ क्या होती है। तो साथ बनिए रहिएगा, हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारे पास है नेक्स्ट साइंटिफिक नोटेशन। बाज़ औक़ात जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या किसी चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ सकती हैं और बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ भी आती हैं। मतलब स्पीड ऑफ लाइट ये बहुत बड़ी वैल्यू है, साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी वैल्यू है। तो इससे निपटने के लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का सहारा लेते हैं, जो कि हमारी कैलकुलेशन को, हमारी वैल्यू को एक ख़ास और बड़ी ही शानदार शक्ल दे देती है। इसमें क्या होता है कि हमने वैल्यू को उस हिसाब से लिखना है कि आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो एक नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आना चाहिए। कैसे, आइए देखते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है एक नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले, और जितने डिजिट मैंने स्किप करने हैं वो बन जाएगी 10 की पावर। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो रहा है, जैसा कि इस एग्जांपल में है, तो पावर तो उतनी ही बनेगी जितने डिजिट स्किप किए, लेकिन नेगेटिव में आएगी। 1 2 3 एंड 4, हमने 4 डिजिट को स्किप किया तो पावर 4 आ गई, लेकिन लेफ्ट टू राइट किया तो माइनस में आई है। इस बात का खास ख्याल रखना है। दूसरी एग्जांपल भी कर लेते हैं, 340। अच्छा, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। अब डेसिमल पॉइंट क्या किया मैंने, यहाँ पर शिफ्ट किया एक नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले, और बाकियों को मैंने 10 की पावर में शिफ्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट शिफ्ट किया है, तो पॉजिटिव लेनी है 10 की वैल्यू, और कितनी लेनी है, जितने डिजिट्स हम स्किप करेंगे। इस बात का खास क्या रखना, ये कंसेप्ट आपका मिक्सअप ना हो। तो हम सिंपल वर्डिंग में साइंटिफिक नोटेशन उसको कहेंगे कि किसी भी वैल्यू को सूटेबल बनाने के लिए अगर हम 10 की पावर में लिख दें तो हम उसको कहते हैं कि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है, साइंटिफिक फॉर्म में लिख दिया है। हाँ, ये ज़रूरी है कि डेसिमल पॉइंट एक नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले हो। आई होप कि आपको इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर किसी को किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो बाय मेल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेल आईडी आपके स्क्रीन के नीचे दे दी गई है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।